डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 4 यानी कि HNDM 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं की इकाई 4 सूचना तकनीकी युग की देन गद्य के कुछ नवीन स्वरूप के बारे में बात करेंगे। भाषा के प्रति आपकी रुचि को और अधिक विकसित और प्रगाढ़ बनाने के लिए हिंदी को भाषा तकनीक के माध्यम से कैसे और रुचिकर बनाया जाए, इसको लेकर यह इकाई सूचना तकनीकी युग की देन गद्य की कुछ नवीन स्वरूप को तैयार किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सूचना तकनीक को अवश्य समझ पाएंगे, भाषा में इसकी उपयोगिता और महत्ता को समझ पाएंगे, सूचना तकनीक के स्वरूप के साथ ही इसके क्रमिक विकास को भी समझ पाएंगे, सोशल मीडिया के अनुगामी लाभ को समझ पाएंगे। सूचना तकनीकी ने मानवता के समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे गद्य रूपों में भी नए अवसर खिले हैं। सूचना तकनीकी ने मानवता के समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे गद्य रूपों में भी अनेक अवसर खुले हैं। सूचना तकनीकी का अध्ययन आधुनिक युग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी परिवर्तन हुआ है। इस तकनीकी उन्नति ने गद्य को भी नए स्वरूपों में रूपांतरित किया है, जिनसे नई दृष्टिकोण और बढ़ती उत्कृष्टता का संकेत मिलता है। इस इकाई में हम सूचना तकनीकी के नवीन स्वरूपों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें सूचना तकनीकी और हिंदी। सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को बदल दिया है और नई गद्य विधाओं को जन्म दिया है। इस युग में तकनीकी प्रगति ने सूचनाओं को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है और इसे अधिक उपयोगी तथा सुरक्षित बना दिया है। प्रौद्योगिकी के कारण यह नए गद्य रूपों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए रूप साहित्यिक जगत में गद्य को नए माध्यमों में बदल रहे हैं। ये नवीन प्रारूप विभिन्न तथ्य आधारित, रोचक और अद्वितीय तकनीकी और साहित्यिक अनुभवों को प्रस्तुत करने में मदद कर रहे हैं। इससे साहित्य सृजन में नई दिशा निर्देश सामने आ रहे हैं, जो आने वाले समय में और अधिक समृद्धि एवं उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सूचना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाषा सूचना या संचार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भाषा को सुलभ बनाने के लिए सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आधुनिक तकनीक ने संचार के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। मीडिया के वैश्विक प्रसार ने सूचना विस्फोट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। हिंदी अपनी विभिन्न किस्मों का विकास कर रही है। भाषा सदैव गतिशील रहती है। मीडिया के नए आयाम ने इसे और गति दी है। एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता अनुसार शब्दों, वाक्यों और अभिव्यक्तियों का चयन करना और प्रौद्योगिकी के अनुसार वाक्यों के तरीकों पर काम करना है। इसी प्रकार हिंदी नित नए प्रयोग करके व्यापक जनमत तैयार करने वाली भाषा बन सकती है, क्योंकि इसकी पेठ व्यापक है और मीडिया की मजबूरी है कि वह इतनी व्यापक पेठ वाली भाषा को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए विकास की परवाह किए बिना कार्यक्रम हो या सार्वजनिक शिक्षा, पत्र पत्रिकाएं, विज्ञापन हो या तकनीक, हिंदी को नकारा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, मनोरंजन जगत में भी हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। प्रौद्योगिकी ऐसी भाषा की तलाश करती है जो विषय वस्तु की प्रकृति के लिए सार्थक और उपयुक्त हो। अतः हिंदी ने व्यवहार क्षेत्र की इस बहुविविधता के अनुरूप स्वयं को ढालकर अपनी भाषाई संचार क्षमता को
बहुत तेजी से विकसित किया है। इसी का परिणाम है कि आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय फैशन से लेकर विज्ञान और वाणिज्य तक हर जगह हर तरह के आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करने में सक्षम हो गई है। तो ये थी सूचना तकनीकी युग में हिंदी की स्थिति। अब हम बात करें सूचना तकनीकी के नवीन गद्य स्वरूप की, तो सूचना तकनीकी के क्षेत्र में नित्य नए आयाम उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें पहला गद्य रूप है वाणी शैली, जिसे तकनीकी भाषा कहा जा सकता है। इससे तकनीकी शब्दों का उपयोग होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र की समझ को बढ़ाते हैं। इसमें अक्सर कोडिंग, डिजाइन और अन्य तकनीकी विषयों पर बातचीत होती है। इस गद्य का उदाहरण है तकनीकी ब्लॉग, जिसमें विकसित हो रहे प्रोजेक्ट्स और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। दूसरा गद्य रूप है सोशल मीडिया प्रवृत्ति, जिसमें लोग तकनीकी सूचना को साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इसमें तकनीकी खोजों, नई उपयोगिताओं और नवीनतम तकनीकी खबरों का सारांश होता है। इस गद्य रूप के अंतर्गत लोग अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करते हैं ताकि सोशल मीडिया सामुदायिक तकनीकी जानकारी का समृद्धि केंद्र बन सके। तीसरा गद्य रूप है नार्वल गद्य, जिसमें कल्पना, रचनात्मकता और विचारशीलता का समाहार किया जाता है। इसमें तकनीकी सूचना को कल्पनात्मक और सुदृढ़ भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह गद्य रूप विज्ञान, फिक्शन, तकनीकी कविता और नाटकों के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन तीन गद्य रूपों के माध्यम से सूचना तकनीकी की दुनिया में नए स्वरूपों में अपने आप को प्रस्तुत किया है, जिससे लेखन कला और तकनीकी जगत का मेल होता है। ये नए गद्य रूप न केवल तकनीकी जानकारी को बढ़ाते हैं, बल्कि विचारशीलता और कल्पना को भी प्रोत्साहित करते हैं। नवीन गद्य रूपों के बाद हम बात करें सूचना तकनीकी के आधार पर गद्य के नए आयाम की, तो तकनीक के माध्यम से ही हिंदी लेखन में कुछ नवीन बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें हम सबसे पहले देखें समाचार लेखन। तो सूचना तकनीकी ने समाचार लेखन को नए आयाम दिए हैं। अब लोग रोजाना सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकी स्रोतों का उपयोग करते हैं। वेबसाइट, एप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न समाचार चैनल लोगों को ताजगी रखने में मदद करते हैं। सूचना तकनीकी के समाचार लेखन को नए स्तर पर पहुंचाया है, जहां ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने खबरों को संगठित रूप से प्रस्तुत करना शुरू किया है। दूसरा है व्यावसायिक लेखन। व्यावसायिक लेखन में भी सूचना तकनीकी ने क्रांति की है। डिजिटल माध्यमों की महामारी के कारण व्यापारी अब अपने उत्पाद और सेवाओं को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए नए लेखन स्वरूपों का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न डिजाइन और तकनीकी विचारों को समझाने के लिए उन्हें उत्तरदाता लेखन की आवश्यकता है, जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। तीसरा है तकनीकी प्रलेखन। सूचना तकनीकी क्षेत्र में अगर कोई किसी तकनीकी प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहता है, तो वह उसके लिए उपयोगकर्ता गाइड, ट्यूटोरियल्स और अन्य टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन स्वरूपों का सही स्रोत हो सकता है। इन डॉक्यूमेंटेशन में सूचना तकनीकी भाषा का उपयोग किया जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को सीधे और स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। चौथा है व्यक्तिगत ब्लॉगिंग। आजकल लोग अपने व्यक्तिगत तकनीकी अनुभवों और ज्ञान को बांटने के लिए व्यक्तिगत ब्लॉग लेखन का उपयोग कर रहे हैं। यह नए स्वरूप का गद्य रूप है, जिसमें लोग अपनी तकनीकी राह चलते हैं और दूसरों को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। सूचना के इन नए गद्य स्वरूपों के बाद बात करें हम वैज्ञानिक प्रगति और हिंदी गद्य लेखन की, तो विज्ञान प्रवृत्ति ने भी गद्य को एक नया आयाम दिया है। इसमें विज्ञान और तकनीक के प्रगति को सामाजिक संदर्भ में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह गद्य रूप
विज्ञान के अनुसंधान, नई खोजों और तकनीकी नवाचारों को सामाजिक परिवर्तन के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इसमें सामाजिक समस्याओं का समाधान तकनीकी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाता है, जिससे नए समाज की दिशा में प्रेरणा मिलती है। उसमें हम देखें तो सबसे पहला है आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता गद्य का एक और रोचक स्वरूप है जो सूचना तकनीकी में प्रगति को उचित रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें पाठकों को वास्तविकता में महसूस करने का अनुभव होता है, जिससे साहित्यिक अनुभव में नई दिशा मिलती है। विभिन्न लेखकों ने आभासी वास्तविकता गद्य के माध्यम से कहानियों को जीवंत बनाने का प्रयास किया है, जिससे पाठक उनमें समृद्धि महसूस करते हैं। दूसरा है साइबर युक्त गद्यात्मक हिंदी। सूचना तकनीकी ने साइबर युक्त गद्यात्मक हिंदी को एक नई दिशा दी है, जिसमें विज्ञान और साहित्यिक रचना का अद्भुत मिलन होता है। इसमें विश्वासु, रोमांटिक और तकनीकी तत्वों को जोड़कर अद्वितीय कहानियां बनती है। साइबर युक्त गद्यात्मक हिंदी में अक्सर अलौकिक तत्वों, उच्च तकनीकी समृद्धि और मानवता के साथ तकनीकी संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। चौथा है अर्थनीति। सूचना तकनीकी के बढ़ते प्रभाव के साथ अर्थनीति गद्य एक महत्वपूर्ण स्वरूप बन रहा है। इसमें तकनीकी विकास के असर को अर्थशास्त्रिक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया जाता है। यह गद्य रूप आर्थिक प्रणाली, बाजार के नियम और नए तकनीकी अवसरों को समझने का मदद करता है। इसमें आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी जैसे विषयों पर चर्चा होती है। पांचवा है सोशल मीडिया। सूचना तकनीक के प्रगति के साथ सोशल मीडिया में रूप को नए स्वरूपों में ले जाया है। सोशल मीडिया गद्य व्यक्तिगत और समाज के बीच संवाद का स्थान है, जिसमें तकनीकी उन्नति और उपयोगकर्ता जनसंख्या के साथ जुड़ा है, और यह गद्य रूप व्यक्तिगत अनुभव, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक चर्चाओं का माध्यम है। इन सब के बाद हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, तो पिछले कुछ सालों में विज्ञान के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। पूरे विश्व में सूचना एवं तकनीकी क्रांति चल रही है, जिसके चलते सूचना युग घोषित किया गया है। अपनी मूल प्रकृति के कारण ही जापान और अमेरिका जैसे देश औद्योगिक समाज में सूचना समाज में परिवर्तित हो गए हैं। मानव सभ्यता के अंतिम अनुयायी वैज्ञानिकता को 30 वर्षों में अपनाया गया है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का नया प्रतिशत है। इस ज्ञान में सबसे बड़ा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी का है। हिंदी लेखन आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के से भी प्रभावित हुआ है। हिंदी भाषा अब देश की सीमाएं लांघकर दूसरी दुनिया तक पहुंच रही है। मानसिक स्वतंत्रता के लिए लोग भले ही अंग्रेजी का सहारा लेते हो, पर अब हिंदी की पहुंच बहुयामी हो गई है। हिंदी गद्य को गति देने में इन माध्यमों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, वीडियो, माइक्रोफोन, प्राप्तकर्ता केंद्र, विज्ञापन, सोशल मीडिया आदि शामिल हैं। मनुष्य अपनी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार कर चुका है और वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रवेश कर चुका है। इन अवलोकनों में संचार के माध्यम से बहुत ही अनुपयोगी खबरें फैलाई जा रही है, लेकिन मनुष्य के अंदर की दुनिया अभी भी उसी प्रकार की है जो बराबर कुछ न कुछ पड़ताल करती रहती है। इसके आगे हम बात करते हैं तकनीकी विकास यात्रा की। तो तकनीकी की दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडियो की दुनिया है, जो लोगों को यह महसूस कराया इस माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। रेडियो की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह साक्षर और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसी कारण आज भी पूरे देश में रेडियो कार्यक्रम हिंदी में प्रस्तुत किए गए और रेडियो के माध्यम से प्रसारित भी किए गए। ऑल इंडिया रेडियो की विशेष इकाई ने वर्ष 1998 में भारत की आज़ादी के वर्ष पर महिलाओं और बच्चों के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, परिवार फ्लोरिडा, फूल,
कल्याण का लक्ष्य, वंदे मातरम आदि को। इसके अलावा 22 महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी थे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण, खेती, संगीत, फार्म प्रसारण, कल्याण, खेल आदि से संबंधित नायक कार्यक्रम हिंदी में भी प्रसारित किए जा रहे हैं। संचार क्रांति का प्रभाव आकाशवाणी पर भी पड़ा। न्यूज़ रूम में नई तकनीक का प्रवेश हुआ और ईमेल का प्रचलन और फोन के माध्यम से गीत, संगीत और फरमाइश चैनल का प्रचलन भी खूब प्रचलित हुआ। इसके बाद स्वतंत्र भारत में टेलीविज़न का विकास हुआ। प्रसारण माध्यमों में टेलीविज़न ही एकमात्र ऐसा प्रसारण माध्यम है जिसमें द्रव्य और श्रव्य दोनों शामिल था, जिसके माध्यम से लोग हर पूरी दुनिया को देख सकते थे। टीवी लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव था। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान में धारा 1970 के द्वारा प्रस्तुत एक मौलिक अधिकार है। टीवी कार्यक्रम सितारा के स्टार जो 1959 में हिंदी में प्रस्तुत किया गया था, इसका उद्देश्य लोगों की यातायात, स्वास्थ्य, वयस्क शिक्षा और आत्मविकास के खतरों के बारे में सामाजिक जागरूकता लाना था। सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना था, जिसकी भाषा हिंदी थी, जो आगे चलकर हिंदी के विकास में काफ़ी सार्थक सिद्ध हुई। यह विकास यात्रा आगे चलकर राष्ट्रीय एकता के लिए सहायक सिद्ध हुई। सोशल मीडिया के आने के बाद हिंदी का प्रचलन में और भी प्रगति हुई। हिंदी केवल हिंदी भाषियों की न होकर अब सबकी हो चुकी है। आज सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय जीवन से जुड़े हर पहलू का व्यावसायीकरण हो रहा है। नवीनतम तकनीक का समर्थन करने और उसे अपनाने की होड़ के कारण इस युग में कई कार्य तकनीक द्वारा किए जा रहे हैं। आज हर आविष्कार तकनीक पर निर्भर है। ऐसे में आम आदमी से संवाद करने की मजबूरी, या यूं कहे कि आम आदमी को अपने बाजार जगत में मुनाफे का जरिया बनाने की चाहत ने हमें व्यापार जगत में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की ज़रूरत का एहसास कराया है। सूचना तकनीक के माध्यम से हिंदी के सर्वांगीण विकास की उज्जवल एवं स्पष्ट धारा प्रसारित की जा रही है। हिंदी भाषा को पढ़ने, बोलने और सभी क्षेत्रों में अद्यतन ज्ञान के संचार का सशक्त माध्यम बनाना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी में विकसित तकनीकी शब्दावली का प्रसार किया जाएगा तथा तकनीकी निर्देशों, स्पेयर पार्ट्स, कानूनी भाषा तथा अन्य कार्यों की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर यहाँ के वातावरण को हिंदी बनाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी की भागीदारी तभी सार्थक हो सकती है जब उसे स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिले। आज हिंदी का प्रयोग गैर सरकारी संस्थानों में धड़ल्ले से हो रहा है। आज हर नागरिक को जागृत करने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान को हिंदी को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। सरकार को भी हिंदी के ज्ञान विज्ञान के लिए और हिंदी साहित्य यथाशीघ्र हिंदी में उपलब्ध करवाने चाहिए। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद के लिए आज उपलब्ध सॉफ्टवेयर को और विकसित किया जाना चाहिए और इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। हिंदी विश्व भाषा के रूप में तभी जीवित रहेगी जब वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौती का सामना कर सकेंगी। आज हिंदी के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए हिंदी डेटाबेस विकसित किया जा रहा है। वेबसाइट पर विभिन्न विषयों के शब्दकोश एवं विश्वकोश हिंदी में उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैज्ञानिक चैनलों के साथ साथ आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चैनल भी हिंदी में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसकी स्थापना भारतीयता को बढ़ावा देने की दृष्टि से की जानी चाहिए। इस सारी तैयारी के साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी वैश्वीकरण और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संयुक्त चुनौती का सामना कर सकती है। अब हम बात करें इंटरनेट और हिंदी भाषा, तो इंटरनेट इस युग का नवीनतम जनसंचार हथियार है। एक तरह से इस माध्यम ने
सभी जनसंचार माध्यमों को बहुत बड़ी चुनौती दी है। यह माध्यम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का उन्नत संस्करण है। इसने सभी प्रकार के जनसंचार माध्यमों को अपने स्वरूप में समाहित किया है। उपभोक्ता वर्ग के समक्ष एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अद्भुत है। आप इस माध्यम पर जानकारी देख, पढ़ और सुन सकते हैं, और वह भी अपनी सुविधा के अनुसार। इस माध्यम पर सूचना एवं जनसंचार प्रौद्योगिकी का इतना विशाल भंडार उपलब्ध है जिसका उपयोग कोई भी उपभोक्ता कहीं भी और किसी भी रूप में कर सकता है। पहले सभी प्रकार के जनसंचार माध्यम केवल सूचना प्रदाता के रूप में ही उपस्थित होते थे, लेकिन इस माध्यम ने सूचना प्रसारित करने की सुविधा को भी संभव बना दिया है। अर्थात इस माध्यम से हम न केवल वैश्विक संदर्भ में सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं, बल्कि सूचना संचारित करें। आज इंटरनेट पर हिंदी कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। इस पर हिंदी सूचना एवं मनोरंजन कार्यक्रम प्रमुख है। साथ ही हिंदी समाचार एवं हिंदी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी देखी एवं पढ़ी जा सकती हैं। इसके अलावा रेडियो और दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रम इंटरनेट वेबसाइटों पर भी देखे और सुने जा सकते हैं। इंटरनेट की वजह से आज आकाशवाणी और दूरदर्शन के लाइव हिंदी कार्यक्रम सुनना और देखना संभव हो पाया है। आशय यह इंटरनेट हमारे लिए आज सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है, जो हमारी इच्छा के अनुसार सही समय पर किसी भी रूप में वांछित जानकारी प्रदान करती है। ज्ञान विज्ञान से संबंधित संस्थानों के कार्यक्रम भी इस माध्यम पर उपलब्ध है। जो लोग इन संस्थानों से सीधे नहीं जुड़ पाते, वे इंटरनेट की सहायता से संबंधित संस्थान की वेबसाइट या ब्लॉग आदि पर जाकर वांछित कार्यक्रमों का लाभ उठा पाते हैं। अतः इंटरनेट माध्यम बहुउपयोगी संदर्भों वाला सिद्ध हो रहा है। आजकल सभी कार्यक्रम जो होस्ट किए जा रहे हैं और हिंदी में उपलब्ध है, साथ ही हिंदी वेबसाइटें वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अब हम बात करें सोशल मीडिया हिंदी की, तो सबसे पहले हम हिंदी ब्लॉग लेखन के बारे में बात करें तो बोली जाने वाली देवनागरी लिपि में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। इसमें लिखने वाले ब्लॉग लेखन की एक अपनी विधा है। 2007 के पहले तक इसमें एक सही टूल न होने से इसमें लिखे जाने वाले ब्लॉग बहुत ही दुष्कर कार्य था, किंतु सही टूल हो जाने से आज इसमें बहुत सुलभता हो गई है। पहले लिखने के साथ साथ गूगल सर्च में भी हिंदी ब्लॉग या वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में उचित स्थान नहीं मिला, जिसके कारण हिंदी ब्लॉगर अच्छा कंटेंट होने के बावजूद ट्रैफिक के लिए तरसते रहे। धीरे धीरे तकनीक की सुलभता के चलते सब समस्याएं दूर हो गई है। स्मार्टफोन की सुलभता और कम दर पर उपलब्धता ने इसके क्रमिक विकास में तेजी लाई है, जिससे हिंदी पाठकों में मानसिकता में बदलाव आया है। भारत में हिंदी का बहुत बड़ा वर्ग है, इसलिए 2015 के आसपास प्रमुख कंपनियों को ये लगा कि अगर इसमें अन्य भाषा की तरह सुलभ बनाया जाए तो अच्छी प्रगति हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। हिंदी भाषियों की आवश्यकताओं को पूरा करना और सटीक खोज परिणाम खोजना ब्लॉग के लिए वरदान साबित हुआ। हिंदी ब्लॉग लेखन और हिंदी ब्लॉग लेखकों के लिए एक निर्णायक मोड़ था, जिसमें कोई भी अपनी पहचान जारी कर अपने विषय चुनकर आगे बढ़ सकता है। दूसरा है फेसबुक। फेसबुक का आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना एक स्थापत्य सा, लेकिन इसमें भी भाषा की दिक्कतें उसी प्रकार थी जिस प्रकार ब्लॉग में। आरंभ के दिनों में इसमें भी अंग्रेजी का आधिपत्य था। 2007-8 के बाद हिंदी टूल सही से विकसित होने के बाद इसमें भी लोग अपनी अभिव्यक्ति करने लगे, जिससे चीज़ें सामान्य हो गई। यह माध्यम भी हिंदी भाषा को दूर देश तक पहुंचाया। लोग इस माध्यम का उपयोग कर एक दूसरे से जुड़ने लगे और आगे चलकर यह भी एक रोजगार का माध्यम बना, जिससे लोग आर्थिक रूप से
धन अर्जन करने लगे। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में एक यह भी कारण सार्थक सिद्ध हुआ। तीसरा है ट्विटर। 2006 में अब ट्विटर आया तो यह एक संभ्रांत वर्ग का संवाद था, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े वर्ग को लंबे समय तक नकारा नहीं जा सकता था। हिंदी भाषा में टूल विकसित होने के बाद आज ट्विटर धीरे धीरे जन सामान्य तक पहुंच गया है। आज हर पढ़ा लिखा हिंदी भाषी इसमें अपना विचार प्रकट कर सकता है और अपनी संवेदना को दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा सकता है। टूल पर आधुनिक संदर्भ में कई तकनीकें विकसित हुई है। इन तकनीकों का सीधा लाभ हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार में मिल रहा है। आज हर ई-कॉमर्स कंपनियां अपने विज्ञापन के लिए हिंदी का उपयोग और हर सोशल मीडिया पर हिंदी में विज्ञापन कर रही है। ये हिंदी गद्य विधा का नया आयाम है। चौथा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हुआ। व्हाट्सएप मोबाइल पर सबसे अधिक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो, वीडियो, एनिमेशन और संदेश मुफ्त में भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर में वॉइस ओवर IVP सेवा भी उपलब्ध है। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में हर दिन नए उत्पाद और सेवाएं लॉन्च की जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने अपने करोड़ों सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ जो सफलता हासिल की है, वह मैसेजिंग सेवा प्रदान करने वाला कोई अन्य ऐप हासिल नहीं कर पाया है। व्हाट्सएप का आविष्कार या निर्माण ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने किया था। जॉन कॉम ने 24 फरवरी 1909 को कैलिफोर्निया USA में व्हाट्सएप को इनकॉर्पोरेट किया था। इससे पहले ये दोनों याहू में कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने सितंबर 2007 में याहू की नौकरी छोड़ दी। व्हाट्सएप शुरू करने से पहले दोनों ने फेसबुक में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन फेसबुक ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। व्हाट्सएप पहली बार जनवरी 2009 में जारी किया गया था। इससे कई बदलावों के बाद जून 2009 में एक मैसेजिंग कंपोनेंट के साथ जारी किया गया। उस समय व्हाट्सएप के 2.5 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता थे। आज दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले की संख्या 1.5 अरब से ज़्यादा हो गई है। व्हाट्सएप शुरू में फ्री था, लेकिन इससे तेज़ी से बढ़ते यूजर की वजह से इसे पेड सर्विस बना दिया गया। व्हाट्सएप का उपयोग फिर से मुफ्त हो चुका है। इसका कोई मासिक शुल्क नहीं है। इस पूरी इकाई को पढ़ने के बाद सार बिंदु के रूप में हम कहें तो तकनीक का संबंध किसी विशेष धर्म, जाति या देश से नहीं है। तकनीक सार्वभौमिक है, यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने संदर्भ में इस तकनीक का लाभ उठा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से सारे तंत्र जुड़े हैं। जिस प्रकार शरीर मृतप्राय है बिना आत्मा के, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट के बिना सारे उपकरण मृतप्राय है। संचार प्रणाली का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह जाति, धर्म और सीमाओं से बंधे बिना पूरी दुनिया में पहुंचता है। किसी भी देश की छोटी से छोटी कंपनी अपने उत्पादों की गुणवत्ता के दम पर इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया पर हावी हो सकती है। विभिन्न उत्पादों की उनकी विशेषताओं सहित विस्तृत प्रस्तुति इंटरनेट और सोशल मीडिया की मुख्य विशेषता है, जिसके माध्यम से ये हर जगह बड़ी ही सुलभता से पहुंच रही है। अब सारे उत्पाद अब इंटरनेट पर हिंदी भाषा माध्यम से भी बेचे या खरीदे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से विश्व स्तर पर हिंदी भाषा माध्यम का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है। अंग्रेजी वेबसाइटों के बावजूद हिंदी वेबसाइटों की वृद्धि यह दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी जानने वालों की संख्या काफ़ी है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी वेबसाइटों की संख्या और इन वेबसाइटों का बढ़ना उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है। यह परिवर्तन भाषा के विस्तार के उद्देश्य से किया गया है ताकि हिंदी अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। इंटरनेट पर हिंदी में ऐसे अंग्रेजी एवं अन्य भाषा के शब्दों का चयन किया गया है
जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आकर्षित कर सके तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किए गए हो। इस प्रकार हिंदी का यह विकसित रूप हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक विशेष स्थान प्राप्त करने में सहायता करता है। सूचना तकनीकी ने गद्य विधाओं को नए आयामों तक पहुंचाया है और नवीनता पूर्वक व्यक्ति को समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। ये प्रारूप लोगों को तकनीक के माध्यम से सटीक जानकारी और सरल भाषा में समझने में मदद कर रहा है, जिसमें हिंदी भाषा का लगातार संवर्धन हो रहा है और यह निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के चौथे प्रश्न पत्र HNDMS 204 की सूचना तकनीकी और गद्य के नवीन स्वरूप इकाई को बेहतर समझ आई होगी। परीक्षा के साथ साथ आप तकनीक को अपनाकर रोजगार भी अपने लिए सृजित करेंगे। तो यहाँ पर हम यह इकाई पूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः